हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है इस पर मैं बायोलॉजी एंड साइंस के वीडियोस बनाती हूँ। और ये जो मेरा चैनल है इस पर टीचिंग से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मिलेंगे। आपका जो भी बायोलॉजी का अगर सब्जेक्ट है तो आप इसको ईजिली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आपको अच्छे कंटेंट भी मिलेंगे फ्रेंड्स। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और जो सब्सक्राइबर हैं मेरे उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और इसको ग्रोथ भी करवाइए, क्योंकि जो है जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उससे और मोटिवेशन मिलता है। और जो भी और भी कैंडिडेट्स हैं जो भी बायोलॉजी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस चैनल को ईजिली विजिट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें कि और इसके पहले जो मेरे लेक्चर्स थे वो आप लोग देखिएगा। उसमें गैमेटोजेनेसिस है, जिसमें कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। तो आज मैं ये लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। देखिए, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एक साइक्लिक चेंज होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ प्राइमेट फीमेल्स में। जितने भी प्राइमेट फीमेल्स हैं उनमें ये साइकिल पाई जाती है। और इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये जो पीरियोडिक शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम, जो कि वॉल होती है यूट्रस की, क्योंकि यूट्रस की जो वॉल होती है इंटरनल वॉल होती है इनर लाइनिंग, उसमें जो एंडोमेट्रियम होती है इसकी शेडिंग होती है। और ये पीरियोडिकली होती है, हर मंथ में पीरियोडिकली ये होती है। ओके, और इसके साथ ब्लीडिंग भी होती है। तो हेल्दी वुमेन में जो मेंस्ट्रुअल अगर्स जो होता है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है उसका जो इंटरवल होता है अबाउट 28 डेज का होता है। ओके, मिनाकी टर्म जो है ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। तो जो मिनाकी है वो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है और ये अबाउट 13 ईयर्स की एज में होता है। एंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें मेंस्ट्रुअल फेज एंड प्रोलिफरेटिव फेज, जिसे फॉलिक्यूलर फेज भी कहते हैं, एंड सिक्रेटरी फेज या ल्यूचल फेज भी कहते हैं। ओके, तो आपके पास यहाँ पे जो है 3 फेजेस आपको देखने को मिल रही हैं। मेंस्ट्रुअल फेज है और प्रोलिफरेटिव फेज है एंड यहाँ पे सिक्रेटरी फेज है, जिसको यहाँ पे MPS के नेम से भी आप लर्न कर सकते हैं। ओके, MPS। ओके, तो यहाँ पे अब जो प्रोलिफरेटिव फेज़ है फ्रेंड वो है हमारे पास। प्रोलिफरेटिव फेज़ में आपका जो डेज़ हैं वो 5 to 14 डेज़ हैं। और इसमें एंडोमेट्रियम की जो कि यूट्रस में है उसकी ग्रोथ होती है और फैलोपियन ट्यूब एंड विजाइना की भी ग्रोथ होती है। ओके, और ओवरी में ग्रेफियन फॉलिकल है वो क्या करती है, वो एस्ट्रोजन को सिक्रीट करती है इस फेज़ में। यानी कि इस फेज़ में अगर पूछा जाए कि किस हार्मोन का सिक्रीशन होता है तो ये है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और कौन करता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स करती हैं। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है और ये जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है तो ही एक्टिव होता है। ओके, तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट मेरे पास है जो ये ओवम है। ओवम का क्या है, ये इजेक्ट होता है फॉलिकल से नियर द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, तो प्रोलिफरेटिव फेज जब एंड हो जाती है दैट इज़ 14 डे का ये टाइम होता है। 14 डे पे या फिर मिड वे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये ओवम जो है वो इजेक्ट होता है या ओवम का सिक्रेशन होता है। ओवम एक वो इजेकुलेट होता है। नाउ अब यहाँ पे जो ओवल्यूशन है ये किस हार्मोन के अंडर में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है LH हार्मोन यानी लुटेनाइजिंग हार्मोन है। और ये हार्मोन कहाँ से आता है, ये पिट्यूटरी से आता है। ओके, नाउ यहाँ पे अब सब्सिक्वेंट जो 14 डेज होते हैं जिसमें जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो एक्टिव होता है और इसे सिक्रेटरी फेज कहते हैं। नाउ प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेटेड होता है और ये सिक्रेटरी फेज में एक्टिव होता है। यानी कि जो सिक्रेटरी फेज है उसमें प्रोजेस्टेरॉन एक्टिव होता है और ये प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है। ओके, और जो अभी जस्ट बताया कि जो आपकी प्रोलिफरेटिव फेज है उसमें एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। बट यहाँ पे जो आपका सिक्रेटरी फेज उसके बाद जो आएगी उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। यूटेराइन एंडोमेट्रियम और जो ग्लैंड होती है वो फर्दर जो है ग्रो करती है इस फेज़ में, यानी कि सिक्रेटरी फेज़ में ये दोनों चीज़ें आपकी ग्रो करेंगी। नाउ और एट द एंड ऑफ द सिक्रेटरी फेज यानी कि सिक्रेटरी फेज के एंड पे क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम होती है वो डिजनरेट हो जाती है और ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं ओवरी में, तो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो यानी डिजनरेशन होता है कार्पस ल्यूटियम का और एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस।
ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन होता है, ये क्या होता है, ये लो हो जाता है, ये फॉल हो जाता है। ओके, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है वो फॉल हो जाता है। और अब यहाँ पे ओवरग्रोन यूटेराइन एंडोमेट्रियम जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। नाउ मेंस्ट्रुएशन सस्पेंडेड रहता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यानी कि जब लैक्टेशन और प्रेगनेंसी हो जाती है, कंसीव हो जाता है, तो फिर ये आपका मेंस्ट्रुएशन वो सस्पेंड हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। नाउ मेनोपॉज जो है वो क्लाइमैक्टिक जिसको भी कहते हैं, क्लाइमैक्टेरिक, ये एक पीरियड ऑफ लाइफ होता है जब मेंस्ट्रुएशन नेचुरली स्टॉप होता है, यानी कि एक टाइम ऐसा आता है जब मेंस्ट्रुएशन को नेचुरली स्टॉप भी होना होता है। तो मेनोपॉज फीमेल्स में जो एज होती है मेनोपॉज की वो अबाउट 45 to 50 ईयर्स होती है। ओके, नाउ यहाँ पे जो एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की वो लॉस हो जाती है और मेनोपॉज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। यहाँ पे हम लोग ये इस पिक्चर या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं। ओके, तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर है इसमें क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। देखिए सबसे पहले तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे सबसे पहले ओवेरियन साइकिल है। ओके, नाउ बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, इनका लेवल बताया हुआ है। ओवेरियन हार्मोन्स, इनका लेवल ग्राफ के थ्रू बताया गया है। और ये है यूटेराइन साइकिल। ओके, और यहाँ पे आपका अब जो प्रोसीड हो रहा है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो फॉलिकल है वो ग्रो कर रही है, तो ये ग्रोइंग फॉलिकल है। एंड देखिए 14 डेज, और ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है यानी फॉलिकल की जो ग्रोथ है ये 0 डे से लेकर के 14 डेज तक होगी। नाउ 14th डे पर यहाँ पे देखिए ओव्यूलेशन हो गया, रप्चर हो गया है फॉलिकल और ये एक एग या ओवम बाहर आया है। नाउ ओव्यूलेशन हो गया। अब यहाँ पे 14 डे के बाद अगर यहाँ ओव्यूलेशन हुआ है, एग है, और अगर कोई कोइटस होता है या फिर स्पर्म से इसका फर्टिलाइजेशन होता है तब तो आगे प्रेगनेंसी हो जाएगी। अदरवाइज फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए कॉपर्स ल्यूटियम है और ये कॉपर्स ल्यूटियम जो है वो कार्पस एल्बिकन्स में बदल जाता है और ये 28 डेज तक आपका ये प्रोसीजर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले फॉलिकुलर फेज है, देन उसके बाद ल्यूटियल फेज है, एंड देन यहाँ पे मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, अगला जो नेक्स्ट जो पीरियोडिक होता है यानी कि नेक्स्ट मंथ का वो हो जाता है ना। अब अगर हम लोग बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर लगभग 37 to 36 होता है। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की बात करें तो ये जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है यहाँ पे इस फेज में यहाँ पे पीक पे होता है, और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये थोड़ा लो लेवल पे होता है। नाउ अब यहाँ पे देखिए ओवेरियन हार्मोन की बात करें तो ये एस्ट्रेडियोल है और ये प्रोजेस्टेरॉन है। ओके, तो यार ये जो फॉलिकुलर फेज है इसमें एस्ट्रोजन यानी एस्ट्रेडियोल है और यहाँ पे आगे जो ल्यूटियल फेज है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का वर्क आएगा। तो ये होपफुली आपको पिक्चर से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ईस्ट्रस साइकिल बताई गई है। ईस्ट्रस साइकिल को देख लेते हैं कि जो ईस्ट्रस साइकिल होती है इसमें चेंजेस होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नॉन प्राइमेट मैमल्स, यानी कि नॉन प्राइमेट जो होते हैं इनमें भी साइकिल होती है जिसे ईस्ट्रस साइकिल होते हैं, और इसमें कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है एट द एंड ऑफ ईस्ट्रस साइकिल। तो एस्ट्रोजन लेवल जो होता है ब्लड में इनके, ये क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल जो होता है ब्लड में वो इंक्रीज करता है और फिर उसके बाद इनके फीमेल्स में स्ट्रॉन्ग सेक्स अर्ज को प्रोड्यूस करता है। नाउ इसको क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ हीट कहते हैं। ईस्ट्रस साइकिल सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही एक्टिव रहता है। नाउ ईस्ट्रस साइकिल को एनेस्ट्रम भी कहते हैं, तो इसका ये टर्म भी याद रखना है कि ईस्ट्रस साइकिल को एनेस्ट्रम भी कहते हैं। जो एनिमल जिसमें कि एक सिंगल ईस्ट्रस होता है, ईस्ट्रस साइकिल होती है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, उसे मोनोईस्ट्रस कहते हैं, और ये होते हैं डॉग, फॉक्स, डेयर, बैट ये। और एनिमल जिसमें कि रिकरेंस होती है बार बार जो ईस्ट्रस साइकिल होती है ब्रीडिंग सीजन में, इसको कहते हैं पॉलीईस्ट्रस। ये माउस, स्क्विरल, काऊ, शीप, पिग, हॉर्स ये इसकी कैटेगरी में आते हैं। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है फ्रेंड, जो ओवम है वो रिलीज़ होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में, और ये मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। ओके, इसकी बात हम लोग पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं। और ये होता क्या है, यहाँ पे जो सिलियरी करंट होता है और जो कि फिम्ब्री से प्रोड्यूस होता है, फिम्ब्री पोर्शन जो होता है वो ओविडक्ट में होता है। ओके, ये आपको पता है। तो यहाँ पे जो फिम्ब्री से जो है यहाँ पे जो सिलियरी मूवमेंट होता है, सिलियरी करंट होता है वो प्रोड्यूस होता है, और ये क्या करता है, ये ओवम को ऑस्टियम तक ड्रॉ कर लेता है। ओके, यानी ओवम को ऑस्टियम तक पहुँचने में हेल्प करता है, और फिर यहाँ से ये एम्प्यूला में पहुँचता है, और एम्प्यूला क्या होती है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा चुका है कि ह्यूमन फीमेल में जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है वो क्या होती है, तो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। और जो सिलियरी एक्शन होता है इसके बाद जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम
एपिथेलियम लाइनिंग होती है ओविडक्ट की, यहाँ पे सीलिया होते हैं। ओके, नाउ सेकेंड हमारे पास जो पॉइंट है ये है कि ह्यूमन स्पर्म ये बहुत मैनी वीक्स तक लाइव रह सकता है मेल जेनाइटल डक्ट में। ओके, मेल जेनाइटल डक्ट में ये जो है वो कई वीक्स तक लाइव रह सकता है, और जब एक बार इजैकुलेटेड हो जाता है इन द सीमेन, ओके, उसके बाद जो इसका लाइव पीरियड है वो कितना होता है, ये सिर्फ 28 to 48 आवर्स तक ही होता है। ओके, तो वंस इजैकुलेटेड इन द सीमेन तो ये यहाँ पे सिर्फ 24 to 48 आवर्स तक ही आउटसाइड द बॉडी रह सकता है। ओके, नाउ जो स्पर्म जो है वो लिक्विड मीडियम में मूव करता है, और ये जो मीडियम है वो फीमेल जेनाइटल्स जो ट्रैक्ट होता है वहाँ से जो आपका लिक्विड मीडियम है वो सिक्रीट होता है, और जो स्पीड होती है 1.5 to 3 mm/min की होती है, ये स्पर्म के मूवमेंट की स्पीड है। नाउ प्रोस्टोग्लैंडिन्स जो हैं सीमेन के वो क्या करते हैं, वो स्पर्मेटोजोआ के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और फाइनली ये एम्प्यूला पोर्शन जो ओविडक्ट का है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर देख लीजिए जिसमें कि ओवम है वो कुछ स्पर्म से सराउंडेड है। नाउ यहाँ पे ये देखिए ओवम है, ये स्पर्म है, ये जोना पैलिसीडा है, और ये प्रीविटलाइन स्पेस एंड सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्लाइड है, इसको देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये जो वैक्यूम होता है, यहाँ पे सबसे पहले आप पिक्चर भी देख लीजिए। इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम है, फर्टिलाइजेशन है, एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो है थ्रू फैलोपियन ट्यूब, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। अभी इसको थोड़ा सा स्टडी करके देन बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएटेड होता है यूट्राइन कैविटी में इन बिटवीन सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन, जो कि एस्पिरेशन को अलाउ करती है ऑफ द स्पर्म को। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो है स्पर्म पैसिवली वजाइना तक पहुँच जाते हैं। देन यहाँ पे जो एसेंट होता है इसका वो होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, इसका एसेंट हो जाता है स्पर्म का। जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो ग्रेजुअली नंबर्स में रिड्यूस होते रहते हैं क्योंकि बैरियर्स होते हैं, और ये अब्रप्ट जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं सर्विक्स में और यूटेराइन ऑस्टियम जो होती है ट्यूब की, उसके द्वारा इनका जो है रिडक्शन होता रहता है। तो जितने स्पर्म होते हैं उससे इनका नंबर रिड्यूस हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे 300 to 500 स्पर्म ही अपीयर होते हैं एट द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। और ये प्रोबेबली जो एक मेथड है जो नेचुरल सिलेक्शन का, सो दैट की जो कॉम्पैटिबिलिटी है स्पर्मेटोजोआ की वो यूटेराइन ट्यूब में इंटर को अलाउ करती है स्पर्म के इंट्रेंस को। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म है। तो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म जो है वो फीमेल जेनाइटल सिस्टम में होता है, एंड कैपेसिटेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो रिमूवल होती है एक मेम्ब्रेन होता है उसका। नाउ ये जो मेम्ब्रेन है कोलेस्ट्रॉल जो एक्रोसोम जो सबसे अपर पार्ट होता है स्पर्म का, इसके बारे में हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस एक्रोसोम के ऊपर कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है, इसका रिमूवल हो जाता है। अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन का कवर होता है वो वीक हो जाता है, उसके बाद रिमूव हो जाता है। सेकेंड स्टेप है इसमें जो डाइल्यूशन है, कैपेसिटेशन फैक्टर है, डीकैपेसिटेशन फैक्टर को वो डाइल्यूशन हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट में एंट्री होती है कैल्शियम 2+ आयन की स्पर्म में। ओके, एंड इसके बाद जो क्या होता है बहुत ही तेज़ी से विप्लैश मूवमेंट होता है, उसके स्पर्म के टेल पार्ट का मूवमेंट होने लगता है। नाउ अब यहाँ पे एक पिक्चर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेंड ओवरी है, और ये क्या है, ग्राफिन फॉलिकल है जो मेंस्ट्रुएशन की बात बताई थी, उसका भी यहाँ पे पार्ट बताया गया है। नाउ अनफर्टिलाइज्ड ओवम है ये। ओके, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और ये फिम्ब्री है। ओके, फिम्ब्री में ही सीरिएटेड मूवमेंट है, और यहाँ पे जब कंसेप्शन हो जाता है तो अगर उस एग का ओवम का स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, फिर कंसेप्शन होगा। देन आगे की स्टेजेस हैं, तो कंसेप्शन में क्या होगा, देखिए कंसेप्शन फर्टिलाइजेशन डे 0 है अभी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है ये है कि जो जाइगोट है वो बन गया, प्रो न्यूक्लियाई स्टेज आ गई। नाउ जाइगोट बन गया, 2 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मेल का है एक फीमेल का है, एक एग का है और एक स्पर्म का है। ये यूट्राइन ट्यूब है, यहीं पे इसका मूवमेंट हो रहा है। नाउ 2 सेल जाइगोट बन गया, अब यहाँ पे 1.5 डे हो गया, 2 सेल जाइगोट बन गया। नाउ 12 सेल मोरूला बन गया, 3 डेज हो गए, और ये मोरूला मलबेरी की तरह जो स्ट्रक्चर होता है मोरूला बन गया। नाउ देन उसके बाद ये यूट्राइन कैविटी में इंटर कर रहा है। यूट्राइन कैविटी में ये कब इंटर करेगा, ये यहाँ पे 58 सेल ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में इंटर करता है, और ये 4th डे
होता है। ये यहाँ पे यूट्राइन कैविटी आपको दिख रही है। अब यहाँ पे ये यूनिलैमिनर ब्लास्टोसिस्ट है, 4.5 डेज हो चुके हैं। और ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये यूट्राइन वॉल है, पार्शियली इम्प्लांटेड बाई लैमिनर ब्लास्टोसिस 7 डेज। 7 डेज पे यानी 7 डेज में ये इसका पार्शियल वॉल से, यूट्राइन की वॉल से इम्प्लांटेशन हो जाता है, वहाँ पे ये लग जाता है। ओके, उसके बाद वहीं पे आगे इसका मूवमेंट होता है, ग्रोथ होती है। तो इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा फ्रेंड, होपफुली। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या है, फ्यूज़न ऑफ गैमीट या सिनगैमी। देखिए वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए एक्रोसोमल रिएक्शन होता है और नंबर ऑफ स्पर्म यहाँ पे अडेयर होते हैं, चिपकते हैं और एग के सरफेस पर। इस प्रोसेस को एग्लूटिनेशन कहते हैं। और जो एक्रोसोम होता है वो हाइलुरोनिक एसिड, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या फिर स्पर्म लाइसिन जो होता है उसको रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। ओके, एक्रोसोम हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम्स को या स्पर्म लाइसिन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। और ये क्या है, हाइलुरोनिडेज। ओके, ये क्या करता है, ये हाइलुरोनिक एसिड जो होता है ये क्या करता है, हाइलुरोनिक एसिड जो है वो जो सीमेंटिंग होती है फॉलिकल सेल्स की या ग्रैन्युलोसा सेल्स की, उसको डिज़ोल्व करने का काम करता है। नाउ नंबर 2 पे है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जिसको CPE कहते हैं। ये कोरोना रेडिएटा को डिज़ोल्व करता है। आप कोरोना रेडिएटा, ये जो आपने स्ट्रक्चर भी पीछे देखा था जिसमें एक ओवम था जिसपे कई स्पर्म लगे हुए थे। नाउ जोना लाइसिन जिसको एक्रोसिन कहते हैं, ये जोना पेलिसिडा को डाइजेस्ट कर देता है। यानी कि बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं फ्रेंड, उसके बाद फिर एंट्री होती है स्पर्म की ओवम में। नाउ देन पेनिट्रेशन होती है। एंड यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये जोना पेलिसोडा जो होता है, जोना पेलिसिडा, ये क्या इन्वॉल्व करता है, इसमें जो होती है कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शंस होती हैं जो कि फर्टिलाइजिन प्रोटीन को ओवर जोना पेलिसोडा और जो एंटी फर्टिलाइजिन या जो होती है उसको स्पर्म पे जो है उसकी रिएक्शन को डिटरमाइन करती है। ओके, फर्टिलाइजिन प्रोटीन की जोना पेलिसोडा पे और एंटी फर्टिलाइजिन की स्पर्म पे। नाउ अब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट होता है एक्रोसोम का, वो क्या करता है, वो डेवलपमेंट और जो आउटग्रोथ होती है बाय द oocyte फर्टिलाइजेशन कोन या कोन ऑफ रिसेप्शन, उसको स्टिमुलेट करता है। ओके, कॉन्टैक्ट ऑफ जो एक्रोसोम होता है वो किसको स्टिमुलेट करता है, एक आउटग्रोथ डेवलपमेंट होता है या आउटग्रोथ सीरी होती है जिसमें जो है कोन ऑफ रिसेप्शन जिसको कहते हैं या फिर oocyte फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं उसको। नाउ 4th स्टेप में जो स्पर्म हेड होता है वो फर्टिलाइजेशन कोन के कॉन्टैक्ट में आता है और ये क्या करता है, ये सोडियम आयन चैनल्स की ओपनिंग करता है और ये डिपोलराइजेशन करता है ओवम मेम्ब्रेन का। ओके, जिसको कहते हैं फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी। ये क्या करता है, पॉलीस्पर्मी ना हो यानी एक ओवम से एक से ज़्यादा स्पर्म का फर्टिलाइजेशन ना हो उसको चेक करता है, उसको रोक देता है। और कैल्शियम 2+ आयन का जो मूवमेंट होता है वो एग में होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ अब स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है। मेल प्रोन्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो स्पर्म का है वो साइटोप्लाज्म ऑफ एग में, एग के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है और रेस्ट पार्ट वो बाहर रह जाता है, लेफ्ट आउट हो जाता है। अब यहाँ पे जो कैल्शियम 2+ आयन का इन्फ्लक्स है वो क्या करता है, वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का एक्सक्लूजन करता है, यानी कॉर्टिकल रिएक्शन जो होती हैं उसका। और जोना रिएक्शन जो होती है वो जोना पेलिसिडा को पेलिसिडा को इम्परवियस बना देती है, यानी कि उसको अवरोध कर देती है, इम्परवियस बना देती है कि उसके पास सेकेंड स्पर्म ना जाने पाए और उसको स्पर्म जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। नाउ कॉर्टिकल रिएक्शन और जोना रिएक्शन ये स्लो ब्लॉक करते हैं, स्लो ब्लॉक प्रोसेस करते हैं जिससे कि पॉलीस्पर्मी चेक हो जाती है। ओके, नाउ अब 7th पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें जो है वो एंट्री है स्पर्म की, ये क्या करती है, ये मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को ब्रेक डाउन कर देती है और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को टर्न ऑन कर देती है, APC को टर्न ऑन करती है। और रिजल्ट क्या होता है इसका, oocyte कंप्लीटिंग इट्स मियोसिस 2, और जो oocyte होती है मियोसिस 2 को कंप्लीट करती है। ओके, नाउ मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई एक दूसरे पे अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और फाइनली इनकी मिक्सिंग हो जाती है
पैरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम की, जिसको एम्फी मिक्सिस कहते हैं। ओके, पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम की मिक्सिंग हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एम्फी मिक्सिस। और ये कब होता है और इसके बाद क्या होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिनकैरियन या जाइगोट। ओके, तो जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस 2n होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पेरेंट का एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट का न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है जो उन्होंने बताया हुआ। देखिए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का, वो फ्यूज़ होता है, मेम्ब्रेन डिज़ोल्व होती है और इसमें कोई बैरियर नहीं होता है मेल और फीमेल क्रोमोसोम्स के बीच में, मेम्ब्रेन डिज़ोल्व हो जाती हैं। अब डिसोल्यूशन जो होता है, एक मिटोटिक स्पिंडल फॉर्म होता है इनके बीच में, और जो स्पिंडल कैप्चर होता है, ये क्या कर जो स्पिंडल होता है ये क्रोमोसोम को कैप्चर कर लेता है, जिससे कि ये एग साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होने से पहले ही इसको कैप्चर कर लेता है। अब जब सब्सिक्वेंटली ये जो मिटोसिस होता है, जिसमें कि पुलिंग ऑफ क्रोमैटिड्स होती है टुवर्ड्स द सेंट्रियोल एनाफेज में। ओके, तो ये क्या करती है, जो सेल जो गैदर होता है जेनेटिक फॉर्म में मेल एंड फीमेल टुगेदर, ठीक है, एक मेल और फीमेल दोनों का एक साथ में गैदरिंग हो जाता है सेल का। अब जो फर्स्ट मिटोसिस होती है, ये क्या होता है, यूनियन ऑफ स्पर्म है एंड oocyte होता है, तो फर्स्ट मिटोसिस होती है, और एक्चुअल फ्यूज़न ऑफ क्रोमोसोम होता है। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। देखिए फ्रेंड, ये जो अभी लेक्चर मेरा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस अभी जो मैंने बताया, और इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। फ्यूजन ऑफ गैमीट पे क्या कौन कौन से एंजाइम हैं, कौन से ऑयंस वर्क कर रहे हैं, क्या रिएक्शन हो रही है, तो इस पर आप लोग बहुत फोकस दीजिए करिएगा। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सब मैं आपको कवर कर रही हूँ। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लाइक करिए, शेयर करिए।